हे एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेट्रो प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैंने आप सबके लिए कि आप अच्छे से पढ़े और अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करें, ये एक फ्री कोर्स लॉन्च किया है पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, जेआरएफ निकालना हो आपको, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्रेंस देनी हो, आपको पीएचडी की एंट्रेंस देनी हो, आप बीए एमए कोई भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोर्स में हो, इवन आप ऑप्शनल पीएसआईआर अगर आपका ऑप्शनल है तो उसकी अगर आपको चाहिए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें सब समझ में आ जाए, तो वो सारी चीज़ों के लिए मैंने ये एक आपके लिए फ्री कोर्स निकाला है। एंड फ्री का पर्पस ही यही है कि आप सब एक्सेसिबल हो। तो अगर आपको नहीं पता अभी तक कि ये कोर्स यहाँ पे चल रहा है, तो फटाफट से आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बिकॉज मैं रोज आपको 8:30 PM पे ये कोर्स कराती हूँ, एक्सेप्ट संडे और सैटरडे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हमें लगा कि कोर्स बहुत स्लो चल रहा है या फिर एग्जाम से पहले कवर नहीं हो पाएगा, तो उस दिन भी हम आके आपको करा देंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक तो पहले ही कर दो, क्योंकि उसके बाद तुम लेक्चर में खो जाओगे कहीं ना कहीं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी इस लेक्चर में ऑलरेडी 17 लेक्चर्स आ चुके हैं सीरीज में, एंड ये है लेक्चर नंबर 18, दैट इज सोशलिज्म, समाजवाद। तो समाजवाद से पहले मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के सारे कंसेप्ट्स करा रखे हैं, अवधारणाएं, फैक्ट क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस क्या है, आइडियोलॉजी विचारधारा में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ भी मैंने आपको बता रखा है। थ्योरी और आपकी आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ये भी बता रखा है। एंड आइडियोलॉजी, विचारधारा, अभी मैंने आपको बोला था कैसे पहचान होती है, कि किसी भी इंग्लिश शब्द है तो ISM लगा होना चाहिए, और हिंदी शब्द है तो वाद लगा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस तरीके का सिस्टम है तो आपको क्या हो जाती है, वो एक आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी दो तरीके से हम पहचानते हैं, एक सेट ऑफ आइडियाज की आइडियाज का एक सेट है, और दूसरा कि भाई साइंस ऑफ आइडियाज है, कि हाँ हमें कुछ उससे प्रूफ मिल रहा है। अब अगर मैं इसकी आगे फर्दर बात करूं, तो सोशलिज्म ऐसे ही समाज में नहीं आया, ऑब्वियसली किसी ना किसी चीज के चैलेंज के रूप में आया। हमने शुरुआत की थी आइडियोलॉजी हमारी विचारधारा की लिबरलिज्म से, यानी कि उदारवाद से। उदारवाद डेफिनेटली ये कहता है कि हम जो इंडिविजुअल है वो हमारे लिए मेन उद्देश्य है, और उनका क्या होना चाहिए, उनको अल्टीमेटली हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है, प्राथमिकता है। एंड उनके राइट्स, उनके अधिकार ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, एंड है। उनके राइट्स उनको कैसे मिलेंगे, कि भाई आपका स्टेट एक आ जाए, स्टेट उनके जो राइट्स है उनको कानून के अंतर्गत उनको दे, लागू कराए, अगर उल्लंघन हो रहा है तो संरक्षण प्रदान करे। इस तरीके से स्टेट की भूमिका है, यानी कि स्टेट सिर्फ एक माध्यम है। अब ये जो विचारधारा थी, डेफिनेटली इसमें एक चीज तो अच्छी थी कि भाई ये बात कर रही है कि सब फ्रीडम की, कि हर किसी के पास फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप आया हमारा कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। जब मैंने आपको लिबरलिज्म कराया था, 2 लेक्चर्स में कराया ना, लिबरलिज्म, उदारवाद, तो मैंने आपको बोला है कि जो लिबरलिज्म है वो कैसे आया, वो 3 शाखाओं में आया है। उदारवाद एक तो राजनीतिक, जॉन लॉक, दूसरा उपयोगितावाद की मेजोरिटी रूल, ठीक है, उसमें कौन है, जेरेमी बेंथम, और तीसरा मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताया था इकोनॉमिक, लेजस फेरे। लेजस फेरे का मतलब क्या है, कि मतलब लीव अलोन, कि मुझे भाई अकेला छोड़ दो, स्टेट राज्य प्लीज हमारे काम में हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि हम इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के पास अगर फ्रीडम है, ऑब्वियसली जॉन लॉक ने बोला है, तो क्या है, नेचुरल राइट्स है, जिंदगी जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है जॉन लॉक के लिए, जरा ये बताइए, क्या ये निजी संपत्ति की बात कर रहे थे कि किसकी प्रॉपर्टी की, जरा ये मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हालांकि जब मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आपको कराऊंगी तब भी बहुत डिटेल में कराऊंगी। तो डेफिनेटली इस तरीके का हमारा सिस्टम अभी तक चल रहा था। समाजवाद एग्जैक्टली आने से पहले ये थोड़ा जो बैकग्राउंड बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले एक बार हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक अभी कभी कर दो, ठीक है ना। मैंने कहा कि लिबरलिज्म में ये अच्छी बात थी कि सबकी संपत्ति, बोल रहे थे कि फ्रीडम है, एंड फ्रीडम मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से, जो कि कह रहे थे कि यार स्टेट आप ना हमारी फ्रीडम में हस्तक्षेप मत करो, इंटरफेयर मत करो, हमें सीमित स्टेट चाहिए कि सिर्फ हमारे राइट्स, हमारे जो अधिकार है उसका क्या कराए, लागू कराए, और उसका हमें संरक्षण प्रदान करे, कि अगर उसका उल्लंघन होता है तो, ठीक है, उससे ज्यादा स्टेट आप हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस आप मत कीजिए, ठीक है। इस तरीके की स्टेट ये मांग रहे थे। तो अब सिस्टम कैसे चलेगा, इकोनॉमिक सिस्टम, आपकी आर्थिक प्रणाली चलेगी कैसे, ये कहते हैं अदृश्य हाथ, आपका इनविजिबल हैंड के थ्रू चलेगा। वो अदृश्य हाथ कैसे है, जो हमें किस दिन नहीं दिखते, वो है डिमांड, कि किस चीज की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उसके बेसिस में अपने आप ही इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आने लगी ना, कि हम सभी को पता है कि सब लोग तो अमीर है नहीं, तो कुछ सीमित वर्ग, ठीक है, क्लास की बात करो तो समाज
कहीं ना कहीं विभाजित हो जाता है हैव और हैव नॉट में। तो ये जो मैंने अपने पीछे पिक्चर लगा रखी है कार्ल मार्क्स की, उसका उद्देश्य भी ये है कि हमारा जो समाज है वो हैव और हैव नॉट में दो क्लासेस आपकी बन जाती है। हैव वाली क्लास वो होती है जिनको आप बुर्जुआ क्लास कहते हो। एंड चलो एक चैलेंज है, बुर्जुआ की आप करेक्ट स्पेलिंग लिख के बता दो मुझे कमेंट में, ठीक है। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पीपल गलत लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसे बोलते किसी और तरीके से हैं, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। चलो स्पेलिंग लिख के बताओ, ठीक है। आप बोलोगे मैम आप हमसे ऐसे मजे मत लिया करो, बट डेफिनेटली हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्लास ऐसी थी जिनके पास एक्चुअली में फ्रीडम था, स्वतंत्रता एक्चुअली में थी। आप बोलोगे कि अभी तो बोला कि लिबरलिज्म में सबको है, तो इनकी अलग से क्यों बात करो, क्योंकि यार फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि हम अपने लिए निर्णय ले सकते हैं कितना क्या प्रोड्यूस करना है। अब देखो अगर कोई वर्कर है, कोई कहीं पे काम कर रहा है, तो वो तो डिसाइड नहीं कर सकता ना कि कितना लेक्चर्स जाएंगे, कितना प्रोडक्शन होगा, क्या नहीं होगा, कितना माल बनेगा, ये सब नहीं डिसाइड कर सकता। तो जो ये बुर्जुआ क्लास थी ना, ये प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास थे। डेफिनेटली अगर इनके पास प्रॉपर्टी है तो इनके पास निर्णय लेने का अधिकार हो जाता है और स्टेट ने हस्तक्षेप करना नहीं है। तो जो वर्कर्स थे, वर्कर्स के पास क्या चॉइस थी कि भाई वो अपनी मर्जी का काम जरूर चूज कर सकते हैं, लेकिन उनको कितने बेसिक वेजेस मिलेंगे, कितने घंटे काम करना है, ये सब में स्टेट हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। एंड ये सब भी कौन डिसाइड करते थे? प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास। और ये जो वर्कर वाली क्लास है, कहीं ना कहीं देखा गया कि ये इनकी संख्या में बहुत ज्यादा थे, ठीक है ना, संख्या में बहुत ज्यादा थे। हैव नॉट वाली क्लास थे, प्रॉपर्टी नहीं थी, बट स्किल जरूर थे, इनके पास स्किल थे, जिसके मतलब जिसकी वजह से कुशलता थी इनके पास, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स को इतनी महंगी महंगी चीजों में कन्वर्ट कर देते थे। बदले में क्या देते थे? बदले में इनको मिलता था मजदूरी, ठीक है। अब यहां से जन्म हुआ सोशलिज्म का। अब आप बोलोगे मैम इस कहानी में आपने एकदम से ब्रेक लगा दिया है, इसमें आपने बोल दिया यहाँ पे सोशलिज्म का जन्म हुआ, क्यों? सो डेफिनेटली मैंने अभी आपको क्या बोला कि चुनिंदा लोग, कुछ लोग जो डिसाइड करने की, जिनके पास एक्चुअल में पावर है, एक्चुअल में हर चीज करने की अथॉरिटी है, एक्चुअल में फ्रीडम है, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जिनके पास, जिन्होंने एक्चुअली में मेहनत करी है, सब कुछ काम किया। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रही हूँ, हर एक लेक्चर से इतने अच्छे से पूरा डिटेल में लेके आ रही हूँ, बट तुम उसको पॉपुलर कोई भी नहीं करवाता, ठीक है। सो ये अन्याय हो रहा है भाई हमारे साथ, ठीक है। तो फटाफट से शेयर जरूर किया करो, ठीक है ना। तो अब ये लोग हैं, इनके साथ क्या हुआ है, ये मेहनत करी है, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, एंड डेफिनेटली इनको इनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, जो कि इनको नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि जो बुर्जुआ क्लास थी वो क्या चाहेगी, वो ये चाहेगी कि उनको कम पैसे देने पड़े, ज्यादा घंटे काम हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, राइट। ये क्या चाहेंगे कि मजदूरी वाले जो वेजेस है हमारे बढ़ा दो। अब ये जो वर्किंग वाली क्लास थे, इनको क्या बोलते थे? इनको बोलते थे प्रोलितारियात। अगेन चैलेंज नंबर 2, प्लीज प्रोलितारियात की स्पेलिंग लिख के बताइए मुझे, ठीक है। सो ये दो क्लासेस में आपका समाज विभाजित हो जाता है। तो अब ये समाज जब विभाजित हो जाता है तो डेफिनेटली आपने एक चीज पढ़ी होगी, डायलेक्टिक, यानी कि द्वंद्वात्मकता, डायलेक्टिज्म। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि यार कोई एक थ्योरी आती है, कुछ भी आपका मतलब थीसिस आता है, उसके अगेंस्ट में कोई थीसिस आता है, फिर जाके कुछ होता है। तो लिबरलिज्म आया, ठीक है। अब लिबरलिज्म के द्वारा कैपिटलिज्म आया, फिर उसको अपोज करने के लिए कोई एक दूसरी थ्योरी आनी चाहिए थी। अब अपोजिशन के तौर पे आया आपका सोशलिज्म, समाजवाद। अब ये ऐसे आया, इन्होंने बोला कि यार ये इतना अन्याय हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं। देखो मैंने हेडिंग से ही नहीं हटी मैं, क्यों? क्योंकि पहले मैंने सोचा तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊं। सोशलिज्म, सोशल, समाज, इज्म, विचारधारा है ये। तो ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबको पता है, रॉबर्ट ऑन ने। उनकी क्या बोलते हैं, मैगजीन थी कि बुक थी, मुझे बताइए क्या थी, जिसमें कोऑपरेटिव करके क्या था उसका नाम, कौन से ईयर में, कब किया था उसका सबसे पहले यूज, ये मुझे आंसर दीजिए फटाफट, ठीक है ना। सो इन्होंने बोला कि यार ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी ओनिंग वगैरह ये वाली जो क्लास है, ये एक प्राइवेट क्लास है। अगर ये सारी चीजें, प्रोडक्शन कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कि ये सिस्टम क्या होगा, ये सब अगर स्टेट के अंदर में होता तो क्या करती? तो स्टेट के लिए तो सारे सिटीजन एक ही बराबर है, ठीक है ना। स्टेट क्या है? निष्पक्ष एक तरीके से अथॉरिटी है, यानी कि आपका न्यूट्रल आपका अथॉरिटी है, अधिकारिकता है। तो स्टेट के लिए सारे सिटीजन इक्वल है, तो क्या होता? तो ये विभाजन नहीं होता, और अगर ये विभाजन नहीं होता तो ये बहुत सारे लोगों के खिलाफ अन्याय नहीं हो रहा होता। तो ऐसे आई ये वाली विचारधारा जो बोलती है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन में जितना भी चीजें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी हो रही है, ये सब कुछ प्राइवेट लोगों के पास होने की बजाय स्टेट के अंदर हो,
सो दैट स्टेट का जो प्रॉफिट होगा वो सब में वो इक्वली डिवाइड कर सके। इससे क्या होगा कि एक इक्वालिटी वाला, समानता वाला समाज बन पाएगा, और ये जो अलग अलग ये जो दो क्लासेस बन गई थी इनमें विरोधाभास हो रहा था ये कम हो पाएगा। ठीक है ना। अब इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे कि CEM जोड की अगर मैं बात करूं, उन्होंने अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी 1924 में उन्होंने बोला था कि सोशलिज्म बेसिकली क्या है, आज तक इसको कोई समझ ही नहीं पाया। ये एक ऐसी टोपी है जिसकी शेप बदल गई है। फिलहाल एक टोपी मेरे पास भी है, अगर मैंने ये टोपी ऐसे पहन रखी है सपोज, और ये कल तुम जाके, ठीक है, कल को तुम ये टोपी पहन लो और या कोई और पहन ले इसको, ठीक है, तो क्या होगा, सबका सर अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं अगर मेरी इस वाली सेटिंग पे है ये टोपी, तो कहीं ना कहीं कोई इसको इधर, मतलब हर किसी की ये जो सेटिंग है ये कम ज्यादा, इसको कम ज्यादा करके ही पहनेगा ना, क्योंकि सबका सर की शेप अलग है। तो डेफिनेटली अगर सबके सर की शेप अलग है तो क्लियरली किसी को पता नहीं था कि भाई सोशलिज्म एक्चुअली में है क्या। तो आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने मार्क्सिस्ट की, ये जो कार्ल मार्क्स की फोटो लगा रखी थी अभी इस इंट्रोडक्शन में, अभी इससे पहले स्लाइड में, तो किसको कैसे नहीं पता था। तो डेफिनेटली जो मार्क्स का है वो मार्क्सिज्म है, वो सोशलिज्म का एक अलग रूप है। लेकिन मैं अभी बात कर रही हूँ अर्ली सोशलिस्ट की। अर्ली सोशलिस्ट को इसी वजह से बोला जाता था यूटोपियन सोशलिस्ट। यूटोपियन इसलिए बोला जाता था क्योंकि यूटोपिया में जी रहे हो आप, एक ऐसे भ्रम की दुनिया में जी रहे हो कि भाई हाँ समाज एकदम इक्वल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड डेफिनेटली जब सोशलिज्म की बात आती थी तो हर कोई अपना सोशलिज्म अलग तरीके से बताता था। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सेंट साइमन अलग से बताएंगे, प्रॉडॉन अलग से बताएंगे, ठीक है, ये हर कोई अपना अलग अलग से सोशलिज्म आके बताता था। तो डेफिनेटली इसमें चार्ल्स फॉरियर अलग से बताएंगे, ये सब थिंकर्स भी अभी हम करेंगे, ठीक है, कल करेंगे। सोशलिज्म अभी आज पूरा नहीं हुआ है, आज ये होगा, कल सोशलिज्म का थोड़ा सा एंड होके मार्क्सिज्म स्टार्ट होगा, एंड फिर परसों मार्क्सिज्म बहुत अच्छे से होगा, इस तरीके से होगा ये चीजें। तो डेफिनेटली इन्होंने बोला था कि यार एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि क्या है ये, क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अलग सेम कुछ आया नहीं। अगर मैं इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूं तो डेफिनेटली आपने अभी तक 3 सिस्टम बहुत अच्छे से सुने होंगे, कैपिटलिज्म पूंजीवाद, सोशलिज्म समाजवाद एंड कम्युनिज्म साम्यवाद। तो एक बार हल्का सा पहले डिफरेंस समझ लेते हैं, हालांकि ये लास्ट में हम करते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि ये पहले आप समझ लो एंड फिर हम थ्योरी की तरफ घुसे, क्योंकि दिमाग में थोड़ा क्लैरिटी हो कि यार होता क्या है तीनों में अलग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में आप सभी को पता है पूंजीवाद में स्टेट क्या होता है, सीमित होता है। हर एक चीज डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलती है, हर एक चीज कंपटीशन के हिसाब से चलती है। कंपटीशन कैसा होता है, ओपन कंपटीशन होता है, जो जीता वही सिकंदर वाला सीन है। इसमें सबको इंसेंटिव भी मिलते हैं कि अगर तुमने अच्छा काम किया है तो एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिलेगा। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जो पूंजी है, उसका जो वितरण है वो असमान होता है। क्यों? क्योंकि जिसने जितना प्रॉफिट कमाया उस हिसाब से होता है, सबको फ्रीडम है, ऐसा सिस्टम होता है आपका कैपिटलिज्म। ठीक है, अब इसको प्राइवेट कंपनी यहाँ पे होती है। दूसरी तरफ आ जाता है सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, फिर सिमिलैरिटी देखेंगे। समाजवाद, इसमें क्या होता है, इसमें बोलते हैं कि ये जो प्रोडक्शन वगैरह ये सारी चीजें हैं, जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिमांड एंड सप्लाई है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ जो डिसीजन लेने की पावर है ये प्राइवेट इंडिविजुअल के पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास है। हालांकि एक पॉइंट नोट करना यहाँ पे प्राइवेट कंपनी एग्जिस्ट इस समय करती है, वो पूरी तरीके से हटती नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी भी स्टेट के अंदर काम करेगी, ये ध्यान रख लो। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि अगर मैं 10 घंटे काम कर रही हूँ और फलाना व्यक्ति 2 घंटे काम कर रहा है, अगर हम सबको सेम इंसेंटिव मिलने हैं तो ऑब्वियसली मैं भी 10 घंटे काम नहीं करूंगी। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन, नवाचार पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, इंसेंटिव भी इतने नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा डेवलपमेंट होगी नहीं। अगर आप देखोगे सोशलिज्म समाजवाद जिन्होंने भी अपनाया है वो इतना डेवलप्ड नहीं हो पाए। अब ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि भाई कैपिटलिज्म पूंजीवाद और समाजवाद में क्या डिफरेंस है। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में प्राइवेट कंपनीज होती है, लेकिन किसके अंतर्गत काम करेगी, स्टेट के अंतर्गत। अब बात करते हैं सोशलिज्म का भी एक नया स्टेप। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैम पहले क्यों बता रही है, पहले मैं पहला डिफरेंस बता देती हूँ एंड फिर हम थ्योरी को अलग से खींचेंगे। क्यों? क्योंकि हल्का सा ना दिमाग में ना ये चीज अगर तुम पहले से बिल्डअप करके थ्योरी समझोगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर है। मैं थोड़ा उल्टा करती हूँ इस मामले में। ठीक है ना,
सोशलिज्म और कम्युनिज्म कैसा है? तो कम्युनिज्म साम्यवाद में क्या डिफरेंस है सोशलिज्म से? तो भाई एक डिफरेंस है कि यहाँ पे तो ना गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, ना तो कोई इंसेंटिव है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं, ना प्राइवेट एंटिटी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। कमांड इक्वालिटी ऑफ वेल्थ। लेकिन हाँ, सोशलिज्म और साम्यवाद में क्या इक्वालिटी क्या है आपका, समाजवाद और साम्यवाद में यह समानता है, हमारा जो वेल्थ है वो समान रूप से बट रही है, बस सिर्फ ये डिफरेंस है, ये सिमिलैरिटी है बस। बट कम्युनिज्म साम्यवाद सोशलिज्म का ही हायर स्टेट होती है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में डेफिनेटली आप सभी को पता होगा कि इक्वालिटी तो है, लेकिन जो सिमिलैरिटी क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो मोस्टली और कि पब्लिक ओरिएंटेड है, कि पब्लिक उसको ओन कर रहे हैं, बस इस तरीके से। अब अगर मैं बात करूं तो सोशलिज्म ऑब्वियसली ये हमने हल्का सा थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जाके एक बार इन तीनों में डिफरेंस देख के हम आ गए घूम के। तो अभी हम बात कर रहे थे सोशलिज्म की डेफिनेशन पे, क्योंकि अभी तक हमने इसे क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। हालांकि पुराने जो अर्ली सोशलिस्ट है वो खुद भी नहीं कर पाए हैं, बट अभी हम देखेंगे, दो डायरेक्शन भी देखेंगे, एवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी, फेबियन सोशलिज्म, अलग अलग टाइप्स भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। 2 मिनट रुकिए। आपको पता है सोशलिज्म की जो डेफिनेशन है जोसेफ ए शुम्पेटर ने अपनी बुक कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1942 में डिफाइन करने की कोशिश की थी, और उन्होंने कुछ इस तरीके से इसे डिफाइन किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ सोसाइटी का, यानी कि समाज का संगठन है, इन विच जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कि जो उत्पाद के जितने भी साधन है आर कंट्रोल, उसको नियंत्रित किया जाता है, और जो डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय लेने की पावर है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि कितना उत्पाद करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पाद करना है, ठीक है, एंड हु इज टू गेट व्हाट, कि किसको कितना परसेंटेज मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सारे डिसीजन का कौन लेगा, पब्लिक अथॉरिटी लेगी, ठीक है। यानी कि कौन सी अथॉरिटी लेगी, आपकी समाज सार्वजनिक प्राधिकरण के हिसाब से चलेगा, एंड पब्लिक अथॉरिटी लेगी। एंड जैसे कैपिटलिज्म में होता था ना कि पूंजीवाद में कि प्राइवेट अथॉरिटी अपने 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 फॉर्म्स चला रही है, ये सब नहीं होगा, सबको क्या करना पड़ेगा, जो स्टेट ने डिसीजन मांग लिया है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये समाज का एक संगठन है जहां पे ये सारे डिसीजन कौन लेता है, स्टेट लेता है। इवन अगर प्राइवेट फर्म है वो भी स्टेट के अंदर काम करती है, इस तरीके से शुम्पेटर ने इसे डिफाइन किया था। अब धीरे धीरे करके बहुत सारी डेफिनेशन आई, कल हम जब थिंकर्स पढ़ेंगे सब अलग अलग इस सोशलिज्म समाजवाद के, तो उनकी डेफिनेशंस भी देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि लेकिन थोड़ा आइडिया सिमिलर था, ठीक है ना। डेफिनेशन डेफिनेटली अलग हो सकती है, लेकिन आइडिया क्या था कि स्टेट को इंस्टेड ऑफ प्राइवेट, स्टेट को सब कुछ कंट्रोल करने दो, तो थोड़ा फेयर वाला सिस्टम रहेगा। तो सोशलिज्म बेसिकली कहीं ना कहीं मैं बोलूं जो एक सिमिलैरिटी दिखी आपको कि एक इकोनॉमिक सिस्टम की बेसिस पे बात करते हैं, एक आर्थिक प्रणाली के बेसिस में बात करते हैं, जहाँ पे सामाजिक उत्पादन के जितने भी साधन है वो सब कुछ सोसाइटी, समाज कंट्रोल करेगा। और जब मैं बोलती हूँ समाज, तो समाज को कौन कंट्रोल करता है, स्टेट कंट्रोल करता है भाई, ठीक है। और ये क्यों होगा, क्योंकि स्टेट के अपने निजी हित के लिए, आप सभी के अपने निजी हित के लिए, ठीक है ना। सो बेसिकली और पॉलिटिक्स भी फिर उस हिसाब से ही होगी। सो हाउ कैन सोशलिज्म बी एस्टैब्लिश इन सोसाइटी, अब ये क्वेश्चन क्या है कि समाजवाद में समाज में कैसे स्थापित कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के खिलाफ एक रोक रहा है, आपको कहीं ना कहीं आपकी स्वतंत्रता को रोक रहा है, फर्स्ट। एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और आता है कि कहीं ना कहीं वहां पे इंसेंटिव नहीं है, कि इनोवेशन नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सोशलिज्म कैसे डेवलप हुआ। तो सोशलिज्म बेसिकली दो धाराओं में डेवलप, दो ब्रांचेस, दो धाराएं में डेवलप होता है, विकास होता है। एक होता है इवोल्यूशनरी विकासवादी, और दूसरा होता है रेवोल्यूशनरी आपका क्रांतिकारी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी हम मार्क्सिस्ट वाले को लेंगे, एंड इवोल्यूशनरी अब होगा जो धीरे धीरे आपका चेंज आया। इससे पहले हमें डेफिनेटली क्या क्या है उससे हम देखें, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि एवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। सोशलिज्म जब हम बेसिकली बोलते हैं, समाजवाद हम जब बेसिकली बोलते हैं ना, तो हम किस तरफ इशारा कर रहे होते हैं, हम इशारा कर रहे होते हैं इवोल्यूशनरी सोशलिज्म की तरफ, यानी कि विकासवादी समाजवाद की तरफ। अब ये विकासवादी जो समाजवाद है उसका मतलब क्या है कि यार आपका जो सोशलिज्म है वो एज अ चैलेंज आया, कि भाई आपके पूंजीवाद के विपक्ष के रूप में आया है, और वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ गया है, वो धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस होते रहे,
एंड फिर धीरे धीरे वो एक विचारधारा ही बन गई है, एक ऐसी विचारधारा जो कोशिश कर रही है कि समाज में परिवर्तन आए, लेकिन ग्रेजुअल। वहीं दूसरी तरफ है रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, क्रांतिकारी समाजवाद, जो क्या चाहती है, रेवोल्यूशन, क्रांति और एक तरीके से सडन चेंज, एक झटके में बदलाव आ जाए। कैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था को हम खदेड़ के बाहर फेंके एक ही बार में और नई व्यवस्था लेके आए। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया। तो रेवोल्यूशनरी जो सोशलिज्म समाजवाद होता है वो समाज को बदलने की बात करता है, लेकिन एकदम से, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं इवोल्यूशनरी सोशलिज्म यानी कि आपका विकासवादी जो समाजवाद है, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज है, समझौता है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के बीच में, और कहीं ना कहीं आपका ये जो रेवोल्यूशनरी वाला सिस्टम है उसके बीच में, कि भाई एकदम से भी चेंज नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि चेंज करने के बाद क्या होगा। जैसे कि कंजर्वेटिव रूढ़िवादी कहते हैं, कहीं अस्थिरता ना हो जाए, कहीं अराजकता ना हो जाए, ये सब हमारे प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली है। बट कैपिटलिज्म की अगर मैं बात करूं तो उधर भी सिस्टम में एक्सप्लॉइटेशन डेफिनेटली है। तो इसकी जो खामियां है इसको सही करो, इसकी जो खामियां है वो वाला मार्ग नहीं अपनाना है, और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता क्या है आपका, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म यानी कि आपका विकासवादी समाजवाद। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी समाजवाद की बात करूं तो वो सीधे अटैक करते हैं कि अभी जो सामाजिक आपका ऑर्डर है, व्यवस्था है, वो बिल्कुल सही नहीं है, तो उसको हटा दो। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं मार्क्सिस्ट की तरफ, मार्क्सिस्ट परंपरा की तरफ। एवोल्यूशनरी सोशलिज्म को बोला जाता है लिबरल सोशलिज्म यानी कि उदारवादी समाजवाद, और कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म को कहा जाता है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म यानी कि मार्क्सवादी उदारवाद। एवोल्यूशनरी सोशलिज्म में डेफिनेटली एक जगह है डेमोक्रेसी की, यानी कि लोकतंत्र की, पार्लियामेंट की, इकोनॉमिक प्लानिंग की, और इसके साथ साथ वो क्या चाहते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज जो सेक्शंस हैं उनका भी भला होना चाहिए, यानी कि गरीबों का भी भला होना चाहिए, जो कि अभी हमारा सिस्टम है, जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी में क्या होता है कि यार एकदम से जितना भी कंट्रोल है वो सब एकदम से स्टेट के पास आ जाए, और ये जो क्लास है ना, ये जो दो क्लास, बुर्जुआ एंड प्रोलेटारिएट, ये रहे ही ना, क्योंकि ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, क्लास ही नहीं रहेगी तो क्लैशेस भी नहीं रहेंगे, एंड इस तरीके से ये बात करता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ अलग अलग टाइप के सोशलिज्म के बारे में, और वो कौन से इसके अंदर आते हैं, कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी फेबियन सोशलिज्म की तरफ, एंड ये इसको आपने बचपन से सुना भी होगा, एंड आपने ये भी सुना होगा कि जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, उन्होंने इसको फॉलो किया था। तो अब कहीं ना कहीं अगर जवाहरलाल नेहरू जी ने फॉलो किया था, एंड वो तो डेवलपमेंट की बात करते थे, वो तो डेमोक्रेसी की बात करते थे, तो ये जो फेबियन सोशलिज्म है, तो ये डेफिनेटली आप सोच सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, ऐसे हम अनुमान लगाते हैं ना जब हमें ऐसी कुछ चीजें आ जाए जो हमने नहीं सुनी हुई, एंड हमें यूजीसी नेट में या कोई भी एग्जाम में हमें आंसर टिक करना है कि कहीं ना कहीं अगर नेहरू जी इसको फॉलो करते थे तो ये डेमोक्रेटिक होगा, डेमोक्रेटिक है तो कहीं ना कहीं लिबरल भी होगा, डेवलपमेंट भी वो बात करता होगा, इसका मतलब क्या है, ये इवोल्यूशनरी होगा, ठीक है ना, विकासवादी होगा। सो ये सबसे पहले कहाँ पे आया, आप सभी को पता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में रिलीज हो जाता है, एंड उसके जस्ट बाद आपको कहीं ना कहीं फेबियन सोशलिज्म इंग्लैंड में देखने को मिलता है कि प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, कौन कौन उसको फॉलो करता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं हैं, और वो कहाँ पे आया, ये तीन चीजें, ये क्वेश्चन आपको सोशलिज्म के अलग अलग टाइप के में देखने को मिलेंगी। तो ये पहला ऐसा सिस्टमैटिक डॉक्ट्रिन था, पहला ऐसा व्यवस्थित आपका सिद्धांत था जो बात करता था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद होना चाहिए, या फिर इवोल्यूशनरी सोशलिज्म होना चाहिए, यानी कि विकासवादी समाजवाद होना चाहिए, कि भाई जो पूंजीवाद में कमियां हैं उसको ठीक करने का ही इनका एक लौता एम था, ठीक है, और उससे ज्यादा नहीं। तो दूसरी तरफ आपको पता है मार्क्सवादी ये उन सबको नहीं मानते थे। फेबियन सोशलिस्ट ये मानते थे कि हमें मार्क्सियन कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करने की जरूरत है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें बात करते थे कि फेबियन सोशलिस्ट फॉलो करते थे मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, फेबियन सोशलिस्ट इवोल्यूशनरी थे, वहीं मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो वो कोशिश करते थे कि मार्क्स कह तो सही रहे हैं, जो साइंटिफिक प्रूफ दे रहे हैं, सरप्लस वैल्यू, बेस स्ट्रक्चर, ये सब कुछ बात सही कर रहे हैं, लेकिन इनका जो तरीका है रेवोल्यूशन का वो गलत है, उस सब चीजों को हमें मॉडिफाई करना है।
ये दे बेस देयर इकोनॉमिक्स ऑन द रिकार्डन लॉ ऑफ रेंट। ये बोलते थे कि यार हमें व्यवस्था, फिर इनसे पूछ लेंगे कि ठीक है तुम्हारा तरीका बढ़िया है तो तुम बताओ तुम कैसे चलाओगे समाज। तो इन्होंने बोला कि हम ना अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो चलाएंगे रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट पे, ठीक है, रादर देन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मार्क्स है वो विश्वास रखते थे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में, और ये बात रखते थे रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट में। अब आपको लग रहा होगा ये दो वर्ड क्या बोल दिए मैम आपने। तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू हम मार्क्सिज्म में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको समझाती हूँ रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ, बस पहले इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं, ये खत्म कर लो, फिर रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट आपको बताती हूँ। ये अपने आप को बोलते थे कि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम वर्किंग क्लास को देखें, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज में सच्चाई है कि औद्योगिकरण हुआ, हमें समझ में आ रहा है कि वर्कर्स की कंडीशन सही नहीं है, लेकिन वर्कर्स के सिर्फ ऐसा नहीं है कि वर्कर्स की कंडीशन सही नहीं है, और भी बहुत सारे सेक्शन है समाज में जिनकी कंडीशन सही नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसान, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वुमेन, फॉर एग्जाम्पल XYZ, सारे लोग वर्कर्स नहीं होते, ये इन्होंने बोला। तो इन्होंने बोला कि, और हाँ इन्होंने एक और चीज बोली, इन्होंने बोला कि जो आप बोलते हो कि बुर्जुआ और प्रोलेटारिएट में ही समाज विभाजित हो गया है, तो भाई ये मिडिल क्लास क्या चने बेच रही है क्या? मतलब मिडिल क्लास का भी तो एक कंसेप्ट है, आपने तो इसको बिल्कुल नकार दिया है, मार्क्सिस्ट को बोलते हैं ये, आपने मिडिल क्लास को तो कंसीडर ही नहीं किया है। तो अगर एक मिडिल क्लास है दैट मीन्स जो आपने समाज में विभाजन किया था वो गलत है, और अगर आपका विभाजन ही गलत है, जो आपका आधार ही गलत है, तो आपका सॉल्यूशन भी गलत है, ऐसा ये बोलते थे। इन्होंने बोला कि हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं सोशलिज्म, कि ऐसा नहीं हो कि समाजवाद आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से आप डेमोक्रेसी हटा दो, डेवलपमेंट हटा दो, ये नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं कि जो पूंजीवाद की जो बेकार चीजें है सिर्फ वो जाए। हाँ, और इसका तरीका कैसा होना चाहिए? इसका तरीका होना चाहिए डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। इसका तरीका होना चाहिए लेजिस्लेचर, संसद के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है उसके थ्रू। ट्रेड यूनियन को बढ़ाओ। अगर तुमको लग रहा है वर्कर्स को एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो ट्रेड यूनियन क्या कर रही है? उनको बढ़ाओ, उनको फैक्ट्री लॉज लेके आओ, कानून लेके आओ, एजुकेशनल मूवमेंट लेके आओ, उनको अवेयर करो, उनके स्किल को बढ़ाओ, तब जाके आप डेवलपमेंट करो। यानी कि सामाजिक चेतना, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस फैलाओ। ग्रेजुअल आपका अगर ये बिलीव करते थे, इनका मानना था कि जैसे जैसे डेमोक्रेटाइजेशन हो जाता है समाज का, यानी कि सोसाइटी, आपका समाज जैसे जैसे लोकतांत्रिक हो जाता है, अवेयर हो जाता है, उनको उनकी प्रॉब्लम पता होती है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकलता है, उसके हिसाब से ही वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है, ठीक है ना। तो इनका जो बदलाव था वो राजनीतिक, आर्थिक और इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक तीनों क्षेत्र में ये इक्वली करना चाहते थे। अभी मैंने आपको बताया कि इनका जो आधार था अपना कुछ भी, वो क्या था? रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट, ठीक है। अब ये क्या है? डेविड रिकार्डो ने बेसिकली ये एक अपना लॉ निकाला था। ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, आप सभी को पता है, एडम स्मिथ के साथ आप दूसरा नाम जो आता है वो आता है डेविड रिकार्डो। इनका कहना था कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण होता है, तो उसके साथ हमने बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। अब देखो जैसे जैसे आपका औद्योगिकरण होगा तो बहुत सारे लोग वहां पे आएंगे, काम करेंगे। अब इतने सारे लोग आके काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको भूख भी ज्यादा लगेगी, एंड लोग भी ज्यादा हैं तो खाएंगे भी। तो वैसे ही फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे ही फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ जाती है तो जहां से फूड उगता है, जमीन, खेत, उस जमीन की कीमत भी बढ़ जाती है। तो अगर उस जमीन की कीमत आपकी बढ़ जाती है तो किसको बेनिफिट होता है? लैंडलॉर्ड्स को, जमीन के मालिकों को। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिर्फ वर्कर्स का सिचुएशन नहीं है, कहीं ना कहीं पेजेंट्स यानी कि लैंड, इन सब का आपस में रिलेशन क्या है? अर्बन, शहरीकरण होता है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, लेकिन अनाज तो रूरल उधर से आ रहा है। क्या रिलेशन है? ये सब कुछ को साथ में इंक्लूसिव, समावेशी विकास की तरह देखना पड़ेगा हमको। हम सिर्फ एक सेगमेंट, हम एक चीज हम इसमें नहीं देख सकते। ये फेबियन सोशलिस्ट का कहना था। इतनी चीज समझ में आ रही है? अब ये फेबियन सोशलिज्म, फेबियन समाजवाद या फिर इसको फेबियनवाद भी बोलते थे, फेबियनिज्म, वो सबसे पहले आपका कहाँ पे आया है? इंग्लैंड में 1884 में आता है। एंड फेबियन आपका जो नाम है वो किससे आता है? वो आता है रोमन जर्मन थे, क्विंटस फेबियस। उनका मोटो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, विच वॉज, उनका आदर्श वाक्य क्या था?
फॉर द राइट अगेंस्ट हैनिबल सर्व्ड एज अ गाइड फॉर द सोसाइटी, यानी कि हनीबल के खिलाफ, यानी कि जो भी हमारे समाज में बेकार चीज है उसके खिलाफ हमें क्या करना है, अधिकार के लिए, समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना है। यानी कि जो समाजवाद है एक मार्गदर्शक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उस चीज को एकदम खदेड़ के फेंको, नहीं, ठीक है, कि थ्रू मस्ट वेट, फेबियन ने क्या बोला था कि पेशेंटली टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आपको स्ट्राइक करना है, सोच समझ के आपको वार करना है, एकदम से वार नहीं करना। लेकिन डिलेस भी अच्छे नहीं होते, जब आपको फ्रूट दिख जाए कि हाँ ये हमारा फल लग गया है, उस समय में आपको तोड़ भी लेना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका फेबियन सोशलिज्म, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका जर्मन सोशल डेमोक्रेसी। सो जर्मन सोशल डेमोक्रेसी बेसिकली कहाँ डेवलप हुई थी, फर्डिनेंड लसाल ने डेवलप की थी। वो भी क्या है, कहीं ना कहीं वो भी इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, आपका विकासवादी समाजवाद है। अब यहाँ पे है तो ये इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, लेकिन इसको फेबिनिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट करी है मार्क्सियन डॉक्ट्रिन ऑफ इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इन्होंने माना है कि जिस तरीके से मार्क्स बोलते हैं कि हिस्ट्री में आपका वर्किंग क्लास इस तरीके से विरोधाभास है, उस चीज को इन्होंने माना है कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं, और धीरे धीरे वर्किंग क्लास उदय हो रहा है, एंड उसी के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं पूंजीवाद का डिक्लाइन भी हो रहा है। ये सब कुछ उस चीज को इन्होंने मान लिया है। हाल लेकिन ये सिर्फ इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है कि ठीक है सब कुछ सही है, मार्क्स जी आप सही बोल रहे हो, लेकिन आपका तरीका गलत है। फेबियन वालों ने तो माना भी नहीं था, इन्होंने एटलीस्ट मान लिया है, लेकिन तरीका गलत बताया है। और इन्होंने बोला है कि रोल ऑफ स्टेट बिल्कुल अलग है। एंड इन्होंने पता क्या बोला, इन्होंने बोला कि यार हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि इंस्टेड ऑफ अ वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट, कि भाई पूंजीवादी राज्य को हिंसक रूप से अगर मुझे उखाड़ के फेंकना है, उसकी बजाय हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने किस चीज के बारे में बात की है कि जो वर्किंग क्लास है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करे, संगठित करे, किसके अंदर, पॉलिटिकल पार्टी में। यानी कि इनका रास्ता है डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, की एक पॉलिटिकल पार्टी आए, ठीक है, आपका राजनीतिक दल आए, वो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करे, उनको रिप्रेजेंट करे, और वो सिक्योर करे, सुनिश्चित करे, ठीक है, कि आपको यूनिवर्सल रूप से, सार्वभौमिक रूप से इक्वल, समान और डायरेक्ट सफरेज मिले, यानी कि वोटिंग का अधिकार मिले। और आप क्या करो, अपने रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग क्लास, आप एक काम कर सकते हो, आप रेवोल्यूशन करने की बजाय अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के उन अपने रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आपके पास नंबर्स है ना, आप मासेस हो, और अगर आपके पास वोटिंग का अधिकार है तो आप अपनी सरकार बना सकते हो जो आपके हित में निर्णय ले। इसमें एकदम रेवोल्यूशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या करते थे, इन्होंने बोला कि संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल यानी कि शांतिपूर्वक ट्रांजिशन होना चाहिए, ठीक है ना, जो चेंज होना चाहिए कैपिटलिस्ट स्टेट से वर्कर स्टेट में। इन दिस वे फेडरल लसाल ने क्या बोला, रीडिफाइन किया कि अभी आपका इंस्टेंटली वर्कर्स, आपका गोल क्या है कि डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव ऑर्गन बनो स्टेट का, ठीक है। इन्होंने ये तरीका माना, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने बात क्या की, इन्होंने बोला कि ठीक है मार्क्स आप जो विभाजन करो वो सही है, फेबियनिज्म जो था उन्होंने तो बोला कि आपकी जो डिस्टिंक्शन है वही गलत है, मिडिल क्लास उसमें है ही नहीं, ठीक है ना। ये सारे अलग अलग सोशलिज्म अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तभी तो GDCM जोड़ ने बोला था अलग अलग टोपी है, ठीक है। सो डेफिनेटली इस सब चीजों को, इनके डिफरेंस को याद रखो, क्योंकि इधर ही आपका UGC खेलेगा। तीसरा आता है आपका रिविजनिज्म, संशोधनवाद, ठीक है ना। अब ये भी एक तरीके का इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, ये विकासवादी समाजवाद है, ठीक है। और कहाँ पे आया, जर्मनी में आया। जब मैं बोलती हूँ रिवीजन करो, यानी कि सही उसको बार बार रिवाइज करो या फिर संशोधन करो, यानी कि जो भी चीज गलत हो रखी है सिर्फ उसको सुधार करना है, पूरा सिस्टम नहीं हटाना। तो एडवर्ड बर्नस्टीन के अंदर आया। ये बेसिकली क्या बोलते थे कि जो आपके मार्क्सिस्ट थ्योरी के जो बेसिक टेनेट्स है ना, उसको रिवाइज करने की जरूरत है। यानी कि मार्क्सवादी थ्योरी को पूरी तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया। इन्होंने बोला कि थोड़ा जो पूरी चीजें ना उनको चेंज करने की जरूरत है। अब क्या क्या चेंज करने की जरूरत है ये देखो। पहले इन्होंने बोला था क्लास स्ट्रगल हैज बिकम लेस इंटेंस, कि पहले हम बोलते थे ना कि बुर्जुआ और आपके प्रोलेटारियत में बहुत क्लैश है, कह रहे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्किंग क्लास की जब कंडीशन इंप्रूव हो गई है
पहले फैक्ट्री लॉस नहीं होते थे, पहले ये कानून नहीं होते थे कि उनकी सिचुएशन क्या होगी, उनके वेजेस कितने होंगे। अब ये सारे कानून आ चुके हैं, ट्रेड यूनियन आ चुकी है, तो ऑब्वियसली वर्कर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन है वो कम हुआ है, और अगर एक्सप्लॉइटेशन कम हुआ है तो इन दोनों के बीच में टकराव भी कम हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट इन्होंने बोला। तो ये सब चीजों, इस चीजों को, ये जो मार्क्सिस्ट बोलते हैं इस चीजों को चेंज करो। अब आप सोच रहे कि यार मार्क्सिस्ट बोलते कब है, वो मैं मार्क्सिज्म में बताऊंगी। दूसरा इन्होंने बोला कि देखो मिडिल क्लास, ठीक है ना, हम सोचते थे कि यार ये आपका बुर्जुआ क्लास है, ये प्रोलेटारियत है, ठीक है, यानी कि अपर क्लास, ये आपका लोअर क्लास, और इसमें मिडिल क्लास हम सोचते थे कि यार थोड़े से ही लोग हैं और ये कम होते जाएंगे, यानी कि अगर इनके में एक्चुअली में लड़ाई हो रही होती तो ये कम होते जाते, लेकिन रियलिटी में क्या है, ये मिडिल क्लास एक्सपैंड हुई है, इनका बेस बड़ा है, यानी कि यहाँ से भी कुछ कुछ लोग बिल्कुल इक्वल उसमें आ चुके हैं। एंड तीसरा इन्होंने बोला कि लार्ज एरिया ऑफ इंडस्ट्री हैज रिमेन इन स्मॉल स्केल, कि बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो अभी भी छोटे बेसिस में चलती है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करती है। तो अगर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करती है तो वहां पे आपको ऐसा नहीं होगा कि लोगों को ढंग से नहीं ट्रीट कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये सिर्फ लार्ज स्केल का है। तो अगर ये सब चीजें चेंज हो चुकी है तो आप मार्क्स के जो बेसिक आपका जो वो है, बेसिस है, आधारशिला है उनकी थ्योरी की, वही गलत है ये बोलते हैं। तो इसलिए एकदम रैंडम चेंज करने की वजह आप क्या करो, धीरे धीरे जो गड़बड़ है सिर्फ उसको सुधारो, इसलिए बोलते हैं रिविजनिज्म। तो बर्नस्टीन ने के बाद किस किसने इसको फॉलो किया, ऑब्वियसली कार्ल कॉट्स्की, वो क्या करते थे, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट थे, वो बोलते थे कि नहीं यार मार्क्स की थ्योरीज तो बिल्कुल ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं जो यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी है उनका ऐसे तकिया कलाम भी है, लेकिन रिविजनिस्ट बेसिकली आपका डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट आपका थ्योरी बन गई, एक विचारधारा बन गई यूरोप में चेंजेस लाने के लिए। नेक्स्ट है आपका सिंडिकलिज्म, ठीक है, ये लास्ट है, यही देख रही थी मैं। हाँ, सिंडिकलिज्म यानी कि आपका श्रमिक संघवाद। तो पहले क्या होता था ना, पुराने जमाने में गिल्ड होते थे। गिल्ड का मतलब होता था कि जैसे अगर आपका कपड़े का काम है उसका अलग गिल्ड होगा, आपका जैसे जूते का काम है उसका अलग से गिल्ड होगा, आपका लकड़ का काम है अलग से गिल्ड होगा, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स होते थे। एंड कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो वो उसमें अपने ग्रुप में सजेस्ट करते थे एंड देन राजा के पास जाते थे, एंड इसी को ही बड़े रूप में बोलते थे सिंडिकेट, ठीक है, सिंडिकेट्स होते थे। तो ये बोलते थे बेसिकली ये जो सिंडिकलिज्म है ये फ्रांस और लैटिन कंट्रीज में आपका आता है। सिंडिकलिज्म बेसिकली फ्रेंच लेबर मूवमेंट से ज्यादा एसोसिएटेड है। ये बात करते हैं लेबर यूनियंस की, क्योंकि ये जो अलग अलग गिल्ड है ये बोलते हैं कि ठीक है, ये जो दो क्लास है इनमें अगर प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इनको प्रतिनिधित्व मिल जाए। तो प्रतिनिधित्व इनका कौन कर रहा है, यहाँ पे अभी हमारे पास है लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन। तो कहीं ना कहीं इनके पास इनके फेडरेशन है, इनके सेल हैं, इनके ट्रेड यूनियंस है, तो कहीं ना कहीं वो इनको इंसाफ दिला सकते हैं। एंड इन्होंने बोला कि इसमें पॉलिटिक्स ना हो, इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो लेबर यूनियन है ना, ये क्या करेंगी, ये आपस में ज्यादा दिक्कत नहीं देंगी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी लेबर यूनियन को फालतू में तंग नहीं कर सकती। जो लेबर यूनियन है वो आपके स्वतंत्र इंडिपेंडेंट तरीके से काम करें, सो दैट कि वो एक्चुअली में जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वर्कर्स को बहुत पुराने टाइम से, वो क्लियर हो सके, वो हट सके। सिंडिकलिज्म ने डेफिनेटली एक्सेप्ट करी थी क्लास स्ट्रगल थ्योरी ऑफ मार्क्स, कि भाई मार्क्स बोलते हैं कि दो क्लास में विरोधाभास है, ये बोलते हैं बिल्कुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एकदम से आपका चेंज हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, अभी बताती हूँ। सो इन्होंने बेसिकली बात की है पॉलिटिकल स्टेट। इन्होंने बोल रखा है कि यार देखो लेबर यूनियन ट्रेड यूनियन बात तो कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो पॉलिटिकल स्टेट, हमें जो स्टेट चाहिए एक ऐसी स्टेट चाहिए जो सबके बारे में सोचे। हमें एक राजनीतिक स्टेट नहीं चाहिए जो कि सिर्फ अपना भला सोच रही है या पावर कहीं से कुछ मौके की तलाश कर रही है इशू को, ये सब नहीं चाहिए। इन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियल एक्शन कि आपका औद्योगिक कार्यवाही ही एक लौता ऐसा तरीका है जो आपका रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात करते हैं रेवोल्यूशनरी चेंज की, ठीक है, ये बात करते हैं कि स्टेट नहीं चाहिए, रेवोल्यूशनरी चेंज, और वो भी ऑर्गेनाइज्ड अंडर किसको, लेबर यूनियन को, ठीक है ना। ये आपका, क्योंकि वर्कर्स, जब तक वर्कर्स इंडस्ट्री में कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक उनकी सिचुएशन सही नहीं होगी, ऐसा इनका मानना था। इन्होंने बोला था कि जो सोशल ऑर्डर है, सामाजिक जो व्यवस्था है, इन विच एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था हमें चाहिए जहां पे सारी पावर आर गिवन टू द प्रोड्यूसर, ठीक है, ये सारी पावर आप प्रोड्यूसर उत्पादक को दे देते हो।
ट्रेड और इंडस्ट्रियल यूनियन, व्यापार और जो औद्योगिक संघ समाज है ना, वो आपका संघ आर्थिक ढांचे के रूप में काम करेंगे, ठीक है, समाज के आर्थिक ढांचे के रूप में काम करेंगे। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये रेवोल्यूशनरी चेंज की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आज हमने क्या किया है, आज हमने बात की कि भाई सोशलिज्म आया कैसे। सोशलिज्म हमने एग्जैक्टली आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि कभी एग्जैक्टली अर्ली सोशलिस्ट को यूटोपियन बोलते थे, किसी ने भी, सबकी डेफिनेशन अलग अलग थी। दो शाखाओं में बड़ा, इवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी, और चार टाइप के, देखो फेबियन सोशलिज्म, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, आपका रिविजनिज्म और सिंडिकलिज्म बड़ा है। कल हम बात करेंगे थोड़े इनके थिंकर्स के, और देन आप बात कर लेंगे, हम कल ही थोड़ा हम स्टार्ट कर देंगे कि कैसे मार्क्सिस्ट की जो जड़ें हैं वो आ गई, ठीक है ना, कैसे ये ट्रांजिशन होता है। अब आपको सभी को पता है कि ये पॉलिटिकल साइंस का फ्री बैच है, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर आपने वीडियोस पुरानी नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, रोज 8:30 बजे आ जाया करो यहाँ पे बिना बुलाए, ठीक है। लाइक जरूर कर दो, अगर नहीं कर रखा तो शेयर कर दो, और मैं टेलीग्राम में @DiscoverStudy डेली टास्क ऑफ द डे देती हूँ, उसे बहुत सीरियसली कर लो। डिस्कवर स्टडी की ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि वहां पे फ्री में MCQ आपको मिलते हैं। तो यार इतना सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो प्लीज थोड़ा सीरियसनेस दिखाइए। कमेंट जरूर किया करो फीडबैक देने के लिए, मुझे पर्सनली कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, एंड आप लोग, अगर मैंने बोल रखा है कमेंट करने के लिए, तो डेफिनेटली काफी लोग कर भी रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बस शेयर कर दो, क्योंकि व्यूज आएंगे तो क्लासेस बहुत बढ़िया चलेंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।